नमस्कार साथियों, आपके अपने यूट्यूब चैनल में जीके वील शरण में आपका स्वागत है। आज हम ओबीसी आरक्षण के बारे में बात करेंगे, जो कि वर्तमान में राजस्थान में जोरों शोरों से ये मुद्दा चल रहा है। अ, इ अब इस वीडियो में हम समझेंगे आखिर ओबीसी आरक्षण का माजरा क्या है, ये आरक्षण का मुद्दा क्यों उठा, ओबीसी आरक्षण से विवाद क्यों हुआ, ओबीसी से विवाद, ये भूतपूर्व सैनिक से जो पदों को मिले थे उनको आरक्षण से, उनसे विवाद क्यों हुआ, इसके बारे में अपनी इस वीडियो में संपूर्ण विश्लेषण से जानकारी प्राप्त करेंगे। सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब करें। अब हम देखते हैं ओबीसी आरक्षण से संबंधित अगर बात करें तो ओबीसी आरक्षण की बात करें। ओबीसी आरक्षण, ओबीसी को 1990 में वीपी सिंह की सरकार ने 27% आरक्षण दिया। ये केंद्र सरकार तरफ, केंद्र सरकार ने राज्य सरकार को छूट दी थी कि आप जितना चाहिए आरक्षण दे सकते हैं और किन किन जातियों को शामिल करना है वो राज्य सरकार के ऊपर रहा। तो राजस्थान राज्य सरकार ने ओबीसी को आरक्षण दिया, तो उसमें 21% आरक्षण दिया, एससी को 16% दिया, एसटी को 12% दे दिया। शेष ये टोटल कितने हो गए? 28% हो गए। शेष कितना बचा? 21%, क्योंकि उस टाइम तक सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन थी कि किसी भी 50% से ज़्यादा आरक्षण नहीं होना चाहिए, 50% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो 50%, 28% ये हो गया, 21% ये मिला करके कितने हो गए? 49% हो गए। तो 21% आरक्षण ओबीसी को मिला, राजस्थान में मिला। अब अगर अपन बात करें राजस्थान में आरक्षण की बात करें, ओबीसी को 21% दे दिया। अब कुल आरक्षण की अगर वर्तमान स्थिति अगर बात करें, वर्तमान स्थिति है राजस्थान में आरक्षण की अगर ये बात करें, ये क्या है? वर्तमान स्थिति है, वर्तमान स्थिति है आरक्षण की, वर्तमान स्थिति है आरक्षण की। इसमें 16% एससी को है, एसटी को 12% है, ईडब्ल्यूएस को 10% है, ओबीसी को 21% है, एमबीसी को 5% है। और टोटल आरक्षण अगर पदों की बात करें, आरक्षण में 16% पद चले जाते हैं। शेष कितने बचते हैं? 36% बचते हैं, यानी ओपन पद बचते हैं। ये ओपन पद बचते हैं। इनमें कौन आ सकता है? अगर एससी है, एसटी है, ईडब्ल्यूएस है, ओबीसी है, एमबीसी है, 500 कैटेगरी है, इनमें वो बालक इसमें आ सकता है। अगर मान लो टोटल पद कितने आ गए? 100 पद आ गए, किसी वैकेंसी के 100 पद है, उसमें शुरुआती 1 से लेकर के 36 तक रैंक निकलेगी। उसमें कोई भी बच्चा बालक आ सकता है, कोई भी छात्र आ सकता है, स्टूडेंट, जो चाहे एससी का हो, चाहे स्टूडेंट एसटी का हो या ईडब्ल्यूएस का हो, उसमें कोई बाध्यता नहीं कि वो कैटेगरी में ही जाए। टॉपर 1 से 36 तक वो इसमें आएंगे, उसके बाद बोले अपनी अपनी कैटेगरी में जाएंगे। अब अगर अपन बात करें भूतपूर्व सैनिकों, एक्स सर्विसमैन की बात करें, अगर एक्स सर्विसमैन की बात करें, एक्स सर्विसमैन है इनको, तो एक्स सर्विसमैन की बात करें तो इनको 12%, 12.5% आरक्षण है। और ये 1988 में प्रदान किया गया इनको, एक्स सर्विसमैन को। और 2018 से पहले तो इनको हॉरिजॉन्टल आरक्षण मिलता था, लेकिन उसके बाद में इसमें वर्टिकल मिलता था, इनको बाद में हॉरिजॉन्टल आरक्षण कर दिया। राज्य सेवा में इनको 5% मिलता है, अधीनस्थ सेवा में 12.5% मिला, और चतुर्थ श्रेणी की सेवा में 15% आरक्षण मिलता है। अब आगे अपन समझेंगे कि आरक्षण में विवाद हुआ क्यों, क्या विवाद है, इसकी अगर अपन बात करें तो राजस्थान में आरक्षण की बात करें तो आरक्षण 2 प्रकार के होते हैं। आरक्षण है, एक वर्टिकल होता है, एक आरक्षण की अगर बात करें तो आरक्षण कितने होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। एक आरक्षण होता है वर्टिकल होता है और एक हॉरिजॉन्टल। तो वर्टिकल होता है जाति आधारित होता है या जन्म आधारित होता है। जैसे अगर कोई किसी ए जाति का है तो उसका ए जाति का है तो उसका आरक्षण कौन सी जाति का मिलेगा? ए जाति का, मतलब ओबीसी का है, ओबीसी में है, ओबीसी अगर ओबीसी के अंदर ही ए जाति का है तो उसको आरक्षण भी ए जाति का ही मिलेगा, यानी ओबीसी का है तो उसको ओबीसी का आरक्षण मिलेगा, एससी का है तो उसको एससी का आरक्षण मिलेगा, एसटी का है तो एसटी का आरक्षण मिलेगा। इस तरह जाति आधारित यानी जन्म आधारित आरक्षण मिलेगा, जिस जाति में जन्म हुआ उसके अनुसार आरक्षण मिलेगा। ओरिजिनल आरक्षण क्या होता है? ये आरक्षण में आरक्षण होता है, इसमें क्या, मान को ओबीसी का है तो उसको ओबीसी में होगा, साथ में अगर वो दिव्यांग है, एक्स सर्विसमैन या उत्कृष्ट खिलाड़ी, उनको अलग से आरक्षण मिलेगा। दोनों आरक्षण साथ साथ मिलते हैं। 2018 से पहले की अगर बात करें, 2018 से पहले तो 2018 से पहले इन दोनों को अलग अलग आरक्षण थे। 2018 से अगर पहले की बात करें तो वर्टिकल अलग था और हॉरिजॉन्टल अलग था। इनको क्या ओबीसी में ओबीसी का आरक्षण भी मिलता था, साथ में ओबीसी के अंदर इनको कौन सा आरक्षण मिलता था? ये अलग अपना उत्कृष्ट खिलाड़ी या दिव्यांग जन थे या एक्स सर्विसमैन का आरक्षण मिलता था, ये 12.5% आरक्षण था। ये यहाँ तक की सीमा थी। 2018 में क्या किया राज्य सरकार ने, तत्कालीन राज्य सरकार ने इस सीमा को क्या कर दिया? समाप्त कर दिया। किसको? 12.5% वाली सीमा को समाप्त कर दिया तथा इनको कहा कि आप इसमें भी शामिल हो सकते हो। अब वर्टिकल आरक्षण था जो टोटली कितना था? 21% था। इसमें से पहले 12.5% ये वैसे ले रहे थे, यानी 21% थे, उसमें 12.5% आरक्षण ले रहे थे। अब इनको और कह दिया कि आप इस 21% बाकी जो शेष बचा उसमें भी शामिल हो सकते हैं। अब अगर इसको उदाहरण की सहायता से समझे, अपन एक उदाहरण देखते हैं। ये अपने सामने एक उदाहरण है कि मान लो किसी वैकेंसी में 100 पोस्ट आई, उसमें 16 एससी को जाएगी, एसटी को 12% जाएगी, एमबीसी को 5% और ईडब्ल्यूएस को 10% और ओबीसी को 21%। शेष कितनी बची? 36% बची। इसमें कोई भी आ सकता है, जनरल कैटेगरी को बच गई।
तो ये इसमें जो टोटल पोस्टों का वर्गीकरण हो गया। अब अगर अपन देखते हैं 21% आरक्षण की बात करें तो 21% आरक्षण आ गया। इसमें महिलाएं आ गई 33%, तो इसमें 6 या 7 पोस्ट महिलाओं को चली जाएगी। इसमें से अगर ये जो स्पोर्ट्समैन थे, उत्कृष्ट खिलाड़ी वगैरह थे, तो इनको कितनी पोस्टें मिलेंगी, 3 या 4 पोस्टें इनको मिलेंगी। टोटल ये 10 पोस्टें ले जाएंगे, तो 10 पोस्ट लेंगे। शेष कितनी बची? 11 पोस्टें किसकी बची? ओबीसी की बची। अब अगर ओबीसी की जो 11 पोस्टें बची, इनमें क्या किया 2018 के बाद में संशोधन करके, जो भी ये पीएच है, स्पोर्ट्समैन है, एक्स सर्विसमैन है, यानी फिजिकली हैंडीक्राफ्ट है, तो इनको क्या कि आप इन 11 पोस्ट में शामिल हो। अब जो 11 पोस्ट बची, तो इनमें ये अगर शामिल हो, इन कट ऑफ कम रहती है, तो ये आसानी से इनको पदों पर आ जाएंगे। अब अगर इनको अगर वरीयता दी जाएगी, पहले वरीयता किसको दी जाएगी? दिव्यांग को दी जाएगी। तो ऑलरेडी मतलब वो सामान्य छात्र इस पोस्ट तक पहुंच ही नहीं पाएगा, उससे पहले इनको ही आरक्षित हो जाएगी। क्यों हो जाएगी? क्योंकि पहले 12.5% का इन तो सीमा थी, 12.5% सीमा को हटा दिया। अब अगर सीमा को हटा दिया तो इन पदों पर 11 पद बन से, तो अब 11 पदों पर वो इसलिए आ जाएंगे क्योंकि उनको पहले वरीयता दी जाएगी। तो वरीयता के अनुसार कौन आ जाएंगे? वो स्पोर्ट्समैन आ जाएंगे, या एक्स सर्विसमैन आ जाएंगे, या इसको दिव्यांगजन आ गए, वो वरीयता के अनुसार। तो अब पोस्टिंग किसको चले जाती? सब इनको चली जाती है। ओबीसी का जो सामान्य बालक था, उसको कितनी पोस्टें मिली? 0 पोस्टें मिली। ओबीसी सामान्य बालक को कितनी पोस्ट मिली? 0 पोस्ट मिली सामान्य बालक को। अब अगर अपन बात करें नेक्स्ट, अगर अपन बात करें कि अब अगर अपन बात करें कि कई वैकेंसी आती है, जैसे राजस्थान पुलिस की वैकेंसी आई थी, राजस्थान पुलिस की आई है, या वनपाल की जो वैकेंसी आई थी, उसमें ओबीसी के पद के कितने थे? वनपाल में ओबीसी के 0 पद थे। जैसे राजस्थान पुलिस में जयपुर और जोधपुर कमिश्नरेट में 0 पोस्ट थी। अब अगर अपन कैसे कह सकते हैं कि भाई ओबीसी के 0% ही पद कैसे काउंट हुए? इसकी अगर अपन समझे तो होता क्या है कि जैसे मान लो यहाँ पर ये जो शेष 36 पोस्ट बची थी, कितनी पोस्ट बची थी? 36। मान लो इसमें से ओबीसी के अगर कोई बंदा फाइट करके, मान लो इससे पहले जो वैकेंसी हुई थी, उस जब वैकेंसी आई है उससे पहले जब मतलब पोस्ट देखती कि इस वैकेंसी की राजस्थानपुर में इस वनपाल के कितने पद खाली हैं। राजस्थानपुर में वनपाल के अगर पद खाली देख रहे थे, देख क्या रहे थे? राजस्थानपुर में वनपाल के पद खाली देख रहे थे, और वनपाल के पद खाली देखने थे, तो उस टाइम वो क्या करते हैं काउंटिंग करने के लिए, तो वो क्या कहते हैं, वो टोटली पद देखते हैं। तो उस टाइम उन्हें क्या गलती कर बैठते हैं? वो ये गलती कर बैठते हैं कि वनपाल के पद देख रहे थे, तो टोटली पद कितने थे काउंट करना था। तो अब इससे पहले अगर कोई वैकेंसी हुई, तो उस मान लो जो एग्जांपल ले लेते हैं कि 36 वाले थे, 36 में अगर मान लो ओबीसी के कितने स्टूडेंट के, मान लो ओबीसी के 20 स्टूडेंट इस 36 में शामिल हुए थे। अब वर्तमान में जो काउंट कर रहे हैं, तो इनको ये जो 20 स्टूडेंट या किस कैटेगरी से लगते हैं? जनरल कैटेगरी से लगे थे। तो अब वर्तमान जो काउंट करते हैं ये वनपाल के पद हैं, तो इनको अब कैटेगरी वाइज मान लेते हैं कि ये ओबीसी की 20 पोस्टें भरी गई। एक हालांकि ओबीसी की पोस्टें होती नहीं, ये किसकी पोस्ट होती है? जनरल की पोस्टें होती है। ओबीसी की 20 पोस्टें खाली रहती हैं, लेकिन इनको अब किस में काउंट कर लेते हैं? ये ओबीसी में काउंट कर लिया जाता है। इसी कारण ही ओबीसी की कई वैकेंसी में 0 पोस्टें आती है, कि जो इनकी काउंटिंग की मिस्टेक के कारण ही इसमें 0 पोस्टें आती हैं। हालांकि ये सरकार पर निर्भर है, सरकार को अब उच्च अधिकारी उनको अब सोच समझ के ही निर्णय लेते होंगे। अब उन्होंने क्या सोच के ये आधारित 0 पोस्टें देते हैं, वो उनके ऊपर निर्भर करता है। अब अगर अपन बात करें वर्तमान में जो आरक्षण का मुद्दा, आरक्षण आंदोलन चल रहा है, आरक्षण आंदोलन चल रहा है, ये कितना सही है कितना गलत है, इसकी अगर अपन बात करें तो आरक्षण आंदोलन है ये जायज़ है। इसमें क्योंकि इसमें कई युवाओं के साथ मतलब ओबीसी के, ज़्यादातर ओबीसी और एमबीसी के युवाओं के साथ में बड़ा कुठाराघात हो रहा है, उनके साथ में मतलब अन्याय इसलिए अन्याय हो रहा है क्योंकि अगर आप राजस्थान की अगर बात करें, भूतपूर्व सैनिकों की बात करें राजस्थान में, तो राजस्थान में भूतपूर्व सैनिक है 96% मान लगे, 96 नहीं तो 90% मान ही लेते हैं, वो किसी आते हैं ओबीसी कास्ट से आते हैं। अब 90% अगर ओबीसी कास्ट से राजस्थान वीरों की धरती है, यहाँ से 90% ओबीसी से आते हैं। अब 90% ओबीसी सीटें, तो सीटें किसकी प्रभावित होगी? तो 90% अगर ओबीसी भूतपूर्व सैनिक वगैरह आते हैं, तो सीटें भी ओबीसी की ही प्रभावित होगी। तो अब ओबीसी को आरक्षण पर इफेक्ट पड़ेगा। इसीलिए ही ओबीसी की सीटों में कई वैकेंसी में 0 आ जाती है, अगर किसी में आती है तो वो सब कुछ भूतपूर्व सैनिकों को प्रदान कर दी जाती है। इसीलिए जो विवाद वर्तमान में चल रहा है ये उत्पन्न हुआ। अब राज्य सरकार को निर्णय लेना चाहिए, इसको 2018 का जो नियम था उसको संशोधित करना चाहिए। अब अगर अपन बात करें ओबीसी के इतिहास के बारे में बात करते हैं, ओबीसी आरक्षण कब दिया गया, तो अब इतिहास देखते हैं ओबीसी का। इससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब करें। ये जानकारी आपको कैसी लगी, वीडियो को जरूर आप टेलीग्राम ग्रुपों में से शेयर कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों को जो आरक्षण के बारे में क्या आंदोलन है, क्यों हो रहा है, इसके बारे में नहीं समझ पा रहे हैं, उनके साथ में शेयर करें। अपने व्हाट्सएप ग्रुप में सभी में वीडियो को शेयर करें। अब अगर अपन देखते हैं ओबीसी के आरक्षण की बात करें, तो 1953 में काका कलेलकर आयोग बना। ये प्रथम ओबीसी का आयोग था। ये प्रथम आयोग था जिसने एससी और एसटी के अलावा
अलग जातियों का समूह चुना और उनको ओबीसी में शामिल किया कि ये पिछड़ा वर्ग की समूह है। उसके बाद अगर 1980 की बात करें तो ये मंडल आयोग बना। मंडल आयोग ने एक सिफारिश दी कि सुप्रीम कोर्ट की 50% की तय सीमा है, उसके अंदर रखते हुए ओबीसी को 27% आरक्षण दिया जाए। ये किसकी सिफारिश थी? मंडल आयोग की सिफारिश थी। उसके बाद अगर बात करें ये मंडल आयोग की, अगर उससे पहले अगर बात नहीं करते, मंडल आयोग की स्थापना 1978 में कर दी थी, लेकिन इसने अपनी रिपोर्ट 1980 में दी थी। अब अगर हम बात करें 1990 की बात करें, 1990 में तत्कालीन वीपी सिंह की सरकार थी। किसकी सरकार थी? वीपी सिंह की। उन्होंने 27% आरक्षण जो मंडल आयोग की सिफारिश के आधार पर ही था उसको प्रदान कर दिया, आरक्षण दे दिया गया। 1990 में दे दिया। किसने दिया था? वीपी सिंह सरकार ने मंडल आयोग की सिफारिश पर दिया था। मंडल आयोग की सिफारिश पर 1990 में ये आरक्षण दे दिए। अब अगर बात करें जो वर्तमान में जो हमें आरक्षण मिला हुआ है, तो ये वर्तमान में जो आरक्षण है ये हमें अनुच्छेद 15(4), 16(4) और 340(1) के तहत मिला हुआ है। ये 4 अनुच्छेद आगे, इसमें ये उप अनुच्छेद आगे 15(4), 16(4) और 340(1) के तहत वर्तमान जो आरक्षण है 3 अनुच्छेदों के तहत मिला हुआ है। और वर्तमान में केंद्र की अगर बात करें तो 27% आरक्षण है, और राज्य की बात करें तो यहाँ पर राजस्थान में अपनों को 21% आरक्षण है। अब अगर बात करें अक्टूबर 2017 में रोहिणी आयोग की स्थापना की गई। रोहिणी आयोग की स्थापना इसलिए करनी पड़ी क्योंकि उप श्रेणीकरण यानी उप वर्गीकरण, उप कास्टीकरण करने के लिए किया गया। इसका उद्देश्य था कि सभी जो ओबीसी जातियों को समान आरक्षण पर विचार करना था। रोहिणी आयोग की स्थापना की अगर बात करें, रोहिणी आयोग की स्थापना क्यों की गई, तो हुआ क्या कि ओबीसी को जो कितना था आरक्षण था, 27% आरक्षण था। ये अगर इस यहाँ राजस्थान का 21% आरक्षण देते, ये कुछ लिमिटेड जातियों को, मतलब लिमिटेड जातियों वाले 3 या 4 जातियों को ही पूरा आरक्षण इसका फायदा मिल रहा था। बाकी से कई ऐसे वर्ग थे, जातियों के वर्ग थे, ये इस आरक्षण से वंचित रहे थे। जो वर्ग वंचित रह रहे थे उनको आरक्षण दिलाने के लिए इस रोहिणी आयोग की स्थापना की गई थी। यह रोहिणी आयोग अभी तक है, इसका कार्यालय 13वीं बार बढ़ा दिया गया, 13वीं बार इसका कार्यालय बढ़ा दी गई। इसको 2023 तक इसका कार्यालय है, जनवरी 2023 तक इसका कार्यालय बढ़ाया, वर्तमान में ही बढ़ाया है। यह रोहिणी आयोग अब क्या रिपोर्ट देता है, रोहिणी आयोग के निर्भर करता है या क्या रिपोर्ट आती है, इसको अभी जो रिपोर्ट सौंपेगा उस टाइम पता चलेगा। रोहिणी आयोग रिपोर्ट देनी अभी तक बाकी है। 13वीं बार इसका कार्यालय बढ़ाया गया। रोहिणी आयोग का दूसरा मुख्य उद्देश्य था कि कई उच्च समृद्ध आगे, अगर उच्च समृद्ध कास्ट थी, उच्च समृद्ध जातियां थी ओबीसी के अंदर, तो वो आरक्षण का पूरा फायदा उठा रहे थे। यानी ज्यादातर आरक्षण का फायदा कौन उठा रहे थे? जो कि उच्च समृद्ध जातियां थी, जैसे तो वो आरक्षण में फायदा उठा रहे थे। उनको आरक्षण को वेटेज कम किया जाएगा, जैसे उनको फिक्स किया जाएगा भाई 2% देंगे या 3% देंगे। जो आरक्षण से बिल्कुल वंचित थे, उनको आरक्षण को क्राइटेरिया बढ़ाया जाएगा, उन जातियों में शामिल करके उनको ज्यादा आरक्षण, मतलब जैसे 21% में से 10% उनको दिया जाए। इस तरह से इसका वर्गीकरण करना था, इसीलिए ही इस रोहिणी आयोग की स्थापना की गई। इस तरह से हमने ये ओबीसी आरक्षण के बारे में समझा, जो कि वर्तमान में सबसे विवादित मुद्दा है। राजस्थान में, खास तौर पर राजस्थान में विवादित इसलिए हो गया क्योंकि जो वर्टिकल आरक्षण था भूतपूर्व सैनिकों, एक्स सर्विसमैन का, जो उसको हॉरिजॉन्टल करने की वजह से विवादित हो गया, क्योंकि इसमें ओबीसी के पद प्रभावित हो रहे थे। क्योंकि राजस्थान में 96 या 90% मान सकते हैं ये क्या थे, भूतपूर्व सैनिक राजस्थान में ओबीसी कैटेगरी से ही आते हैं, इसलिए ओबीसी का आरक्षण प्रभावित हो रहा है। दोस्तों, ये जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट करके बताइएगा। आपको अगर कोई नई जानकारी है तो ये कमेंट करें, मुझे जरूर बताइएगा कि नेक्स्ट वीडियो में आपको ये जानकारी प्रदान की जाए, सभी साथियों को बताई जाए जानकारी। दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करें। जो भी अगर कोई टेलीग्राम ग्रुप वगैरह है ओबीसी से संबंधित, उसमें वीडियो को जरूर शेयर करें ताकि सभी को अच्छी तरह समझ आए और अपने ज़्यादा से ज़्यादा साथियों को इस तरह इस आरक्षण में आंदोलन में शामिल कर सकें। थैंक यू।